ब्रिटेन में एक 42 साल का अधेड़ रहता है जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। मुसलमानों से नफरत करता है, दूसरे इमिग्रेंट से भी। कहता है कि ब्रिटेन की असल समस्या की जड़ यही है, इन्हें देश से भगा देना चाहिए। टॉमी के मुताबिक जुलाई 2005 में ब्रिटेन में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके लिए ब्रिटेन के सारे मुसलमान जिम्मेदार हैं। वो कहता है कि मिडल ईस्ट से मुसलमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, यूरोपीय देशों का इस्लामीकरण कर देंगे ये। अगर हमें हमारा देश और संस्कृति बचानी है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। टॉमी के इस तरह के एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेशन बयानों की लिस्ट लंबी है, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। भाषण अगर आप सुन लेंगे तो कान से खून निकल आएगा कि कोई आदमी किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। पर उन्हें सुनने और पढ़ने वाले पर्याप्त लोग ब्रिटेन में मौजूद हैं। इसका सबूत 13 सितंबर को दिखा। उस दिन टॉमी ने लंदन में एक प्रोटेस्ट आयोजित किया जिसका शीर्षक था यूनाइटेड द किंगडम। यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड द किंगडम। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक इसमें 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। टॉमी और उसके समर्थकों का कहना है कि संख्या बहुत बड़ी थी। ब्रिटिश मीडिया सच्चाई छिपा रहा है, हर जगह इनको कॉन्स्पिरेसी दिखती है। सही अनुमान के हिसाब से 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए होंगे, टॉमी के लोग कह रहे हैं। बात जो भी हो, इस प्रोटेस्ट में ठीक ठाक लोग इकट्ठा हुए थे। इस प्रोटेस्ट का मेन मोटो था एंटी इमिग्रेशन कानूनों को सख्त बनाना। टॉमी जैसे लोगों का कहना है कि ब्रिटेन की लेबर सरकार बाहर से आए लोगों को छूट देती है। लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के अवैध तरीकों से भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि ब्रिटेन की सरकार अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी और कड़ी करे ताकि कम से कम लोग उनके यहाँ आ सकें। ये बात सच है कि टॉमी की पहचान मुख्य रूप से इस्लाम विरोधी बयानों की वजह से, पर 13 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ मुसलमानों को देश से भगाना नहीं था। असल मांग थी इमिग्रेशन के खिलाफ कानून सख्त बनाना। मुसलमानों को देश से निकालने का कॉल भी अपने आप में समस्या वाली ही बात है। हर किसी को क्योंकि अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से दुनिया के किसी भी कोने में रहे। पर जब हम एंटी इमिग्रेशन कैंपेन्स की बात करते हैं तो आज हिंदुस्तानियों तक भी आती है। इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू सिख भी हैं। ब्रिटेन में 18 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहां की आबादी का लगभग 3%। इसलिए 13 सितंबर को जो हुआ उसे हिंदुस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बाद में नंबर आप ही का आने वाला है। वैसे भी इस समय दुनिया के बड़े हिस्सों में एंटी इमिग्रेशन भावना बढ़ रही है। अमेरिका में मागा समर्थक कहते हैं कि H1B वीजा खत्म करो क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंडियंस अमेरिका आ रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में राइट विंग और कुछ न्यू नाजी गुट के लोग भी भारतीयों के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं। इसी महीने वहां भी एंटी इमिग्रेशन रैली निकाली गई थी जिसमें भारतीयों के खिलाफ नारे सुने गए थे। फ्रांस, स्वीडन समेत यूरोप के कई देशों में इसी तरह की एंटी इमिग्रेशन भावना बढ़ रही है। सब पिछले 3-4 बरस में और बढ़ा है। ब्रिटेन पहले भी अछूता नहीं था। छोटे मोटे एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट वहां हुए थे, पर इस तरह का विशाल प्रदर्शन नहीं देखा गया था। अब देखा गया, इसलिए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। भारत में प्रवासियों को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो हमें इस विषय पर कुछ बोलने नहीं दे रही, क्योंकि जो सरकार अपने यहाँ से बांग्लादेशियों को भगाने के नाम पर गुड़गांव के हर बंगाली का आई कार्ड चेक कर सकती है, वो किस मुंह से कहेगी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे लोगों को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। ये कहने की जगह हमारे पास नहीं है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि ब्रिटेन में हुए एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शन की कहानी क्या है, ब्रिटेन में एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट बढ़ क्यों रहा है और भारत की सरकार इसके खिलाफ बोलती क्यों नहीं है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले जानिए 13 सितंबर को हुए प्रदर्शन में घटा क्या क्या। स्टॉप द बोट्स, सेंड देम होम एंड एनफ इज एनफ, सेव आवर चिल्ड्रन, इस तरह के नारे लगे। लोगों ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। जब टॉमी ने इस प्रोटेस्ट का कॉल दिया था तो इसका प्रचार भी वो कर रहे थे, और तब ब्रिटेन के लोगों ने इसी दिन एक काउंटर प्रोटेस्ट का फैसला लिया था। काउंटर प्रोटेस्ट हुआ 13 को ही लंदन में स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम का प्रदर्शन हुआ। बीबीसी के मुताबिक यहाँ 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। एक जगह 1.5 से 2 लाख, एक जगह 5,000। आप देख सकते हैं मूड किस तरफ है। इस प्रोटेस्ट में लोग फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लोग फिलिस्तीन के झंडे जला रहे थे। वैसे दक्षिण पंथियों ने अपने प्रोटेस्ट में इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम ब्रदरहुड के झंडे भी जलाए। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन है। एक समय सीरिया और इराक में इसका प्रभाव था, अब इसकी ताकत बहुत कम हो गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अवैध शरणार्थी ब्रिटेन को इस्लामिक स्टेट की तरह बना सकते हैं। वही मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट की एक इस्लामिक पार्टी है।
मिडल ईस्ट के कई देशों में अब इसकी शाखाएं हैं। इसकी मांग अरब देशों की राजशाही खत्म कर लोकतंत्र स्थापित करने की है। इसके झंडे भी प्रदर्शन में जलाए गए हैं। चूंकि दो बड़े प्रोटेस्ट इस दिन आयोजित हो रहे थे, इसलिए सरकार ने पूरे लंदन की सिक्योरिटी टाइट रखी थी ताकि कोई हिंसा न हो, कोई अनहोनी न हो। पर जब लाखों लोग एक साथ सड़क पर जमा हो जाए तो इसे मैनेज करना भी मुश्किल होता है। हुआ भी ऐसे, प्रदर्शनकारियों की पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने स्टैंड अप टू रेसिज्म वाले प्रदर्शन की तरफ जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो पुलिस से भिड़े। इसमें लगभग 26 पुलिस वाले घायल हुए, कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया है। इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की टिप्पणी भी आई। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ब्रिटेन के लोगों के प्रदर्शन का अधिकार है, उसका वो समर्थन करते हैं, यही हमारे देश के असली मूल्य हैं। पर प्रदर्शन के नाम पर पुलिस वालों पर हमला करना सही नहीं है, जबकि पुलिस ऐसे लोगों की सुरक्षा कर रही है जो अपनी चमड़ी के रंग अलग होने की वजह से डरे हुए हैं। टॉमी रॉबिन्सन ने एक्स पर इस प्रदर्शन की तारीफ की, लिखा कि ब्रिटेन जाग गया है, वहां भी जाग ही रहे हैं और जगा ही रहे हैं लोग। आज ग्रेट ब्रिटेन में एक सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी आई है। टॉमी के साथ एक और बड़ा नाम इस प्रदर्शन से चस्पा रहा, वो नाम है अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क का। उन्होंने वर्चुअली ये प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और इसका समर्थन किया। उन्होंने इमिग्रेशन को एक बड़ा खतरा बताया, कहा कि इससे हमारी असली पहचान मिट रही है। विडंबना देखिए, या कह लीजिए चुत्सपाह देख लिए, मस्क खुद साउथ अफ्रीका से हैं, यूएस में काम करते हैं, इमिग्रेंट की हैसियत से ही H1B वीजा पर ही यूएस गए हैं, वहां उन्होंने पैसा बनाया, नाम कमाया। अब इमिग्रेंट्स के खिलाफ ही वो कैंपेन चला रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने एक्स पर दर्जनों एंटी इमिग्रेशन पोस्ट लिखे। इनमें से कई पोस्ट मुसलमानों और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव पर लिखे गए हैं। मस्क की इन्हीं पोस्ट की वजह से लॉरा लूमर जैसी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेता भी उनकी तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं कि मस्क ने अमेरिका को इस्लामिक खतरे से आगाह कर दिया। मस्क की विदेशी मामलों में टांग अड़ाने की पुरानी आदत रही। ब्रिटेन का चुनाव हो या जर्मनी का, हर जगह पहुंचते हैं। 13 तारीख को तो उन्होंने कीर स्टारमर की सरकार को भंग करने की ही मांग कर दी। यानी अब बात दबी छिपी भी नहीं रही है। अमेरिका का एक ताकतवर शख्स जो ट्रंप प्रशासन का हिस्सा भी रहा है, वो एक दूसरे सॉवरेन स्टेट की सरकार को पलटने की बात कर रहा है। सोचिए, अगर मस्क का धर्म कुछ और होता, चमड़ी का रंग कुछ और होता, तो मस्क के बारे में किस भाषा में बात हो रही होती। मस्क की इस बात से ब्रिटेन में राजनीति तेज हो गई है। लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी ने एक्स पर लिखा है, हमारा लोकतंत्र बहुत कीमती है, हम इसे मस्क जैसे विदेशी लोगों का खिलौना नहीं बनने देंगे। मस्क को ब्रिटिश लोगों की कोई परवाह नहीं, उन्हें बस अपनी और अपने अहंकार की फिक्र है। इस रैली में कुछ विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। इनमें फ्रांस के दूरदक्षिणपंथी नेता एरिक जेमूर का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। उन्होंने इस रैली के स्पीच में ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का जिक्र कर दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कहती है कि एक साजिश चल रही है जिसके तहत यूरोप में बाहर से लोगों को बसाया जा रहा है ताकि उनकी संस्कृति और समाज को खत्म किया जा सके। यूरोप खतरे में है, इसलिए जगा रहे हैं। साथ ही गोरे लोगों की नस्ल भी खराब करने का षड्यंत्र चल रहा है, ये लोग मानते हैं। एरिक ने अपने स्पीच में कहा कि अब आप और हम उनके गुलाम हो रहे हैं जिन पर हम पहले राज करते थे। सोचिए कितने कॉलोनियल माइंडसेट से बात कही गई है कि फ्रांस और ब्रिटेन में पैदा हुए लोग ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं, अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए हैं कॉलोनाइजेशन को खत्म हुए या कम हुए, ये कहने की हिम्मत वो कर ले रहे हैं कि पहले हम जिन पर राज करते थे अब वो हम पर राज कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? इस पूरे प्रकरण में ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद की भी खूब चर्चा हो रही है। वो कुछ दिन पहले ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। पाकिस्तानी मूल की हैं, मुस्लिम भी हैं, प्रवासी भी हैं, महिला भी हैं। उनके गृह मंत्री बनने पर बहुत बवाल हुआ। दक्षिणपंथियों ने इसका विरोध किया। अब उन्होंने भी पुलिस पर हमले की निंदा की और कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। इमिग्रेंट्स के खिलाफ सेंटिमेंट सिर्फ ब्रिटेन में नहीं है, दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में भी है। अमेरिका में इस समय 6 भारतीय मूल के सांसद है, फिर भी उनका विरोध हो जाता है। कहा जाता है कि कमला हैरिस जीती तो व्हाइट हाउस से करी की खुशबू आएगी, सब्जी तड़के की। इसी तरह विवेक रामास्वामी के बारे में लिखा जाता है कि वो जीत गए तो व्हाइट हाउस में बहुत सारे मिनी गॉड्स ला देगा। फिर यूरोप में भी इस तरह की बातें साउथ एशियन और अफ्रीका से आए लोगों के लिए बोल दी जाती हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पश्चिमी मुल्कों में ये एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ क्यों रहा है। हम 5 वजह यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी वजह सबसे पहले बताते हैं, सुरक्षा और आतंकवाद। 2012 में अरब स्प्रिंग की वजह से मिडल ईस्ट के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हुए। सीरिया में सिविल वॉर छिड़ी, लाखों लोग विस्थापित हुए, सबसे ज्यादा लोग तुर्की गए, बड़ी संख्या में लोग यूरोप भी पहुंचे और इसी दौरान पेरिस, ब्रसेल्स, बर्लिन जैसे शहरों में आतंकवादी हमले हुए। इससे लोकल लोगों के मन में डर बैठ गया कि ये हमले इन्हीं लोगों की वजह से हुए हैं।
उसके अलावा लोग बढ़ते अपराध को भी इनसे जोड़ते हैं, कहते हैं कि इन लोगों की वजह से यहाँ अपराध बढ़ा भी है। फिर आर्थिक दबाव है। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं धीमी रफ्तार से बढ़ रही हैं, वहाँ एक चैलेंज की तरह से देखा जाता है। फिर ऊपर से ट्रम्प ने ईयू पर 15% का टैरिफ भी लगा दिया है, जिससे यूरोप का बिजनेस अब प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि प्रवासी उनकी नौकरियां और जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं उनका हिस्सा मार लेते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस की भी एक बड़ी दिक्कत है और उसके लिए भी प्रवासियों को दोष दिया जा रहा है कि बहुत सारे प्रवासी आ रहे हैं इसलिए घर बच नहीं रहे हैं। फिर सस्ते मजदूर वाला तर्क तो सब जगह है कि बाहर से आए लोग यहाँ पर जो मजदूरी का दाम है, नौकरियों की जो सैलरी है उसको घटा देते हैं और आम लोगों की नौकरियां वहाँ छीन लेते हैं। फिर सांस्कृतिक पहचान का यूरोप परंपरागत तौर पर ईसाई और एक सेक्युलर पहचान का महादेश रहा है। अरब स्प्रिंग के बाद ज़्यादातर लोग जो आए वो एक तानाशाही वाले समाज से आए थे, जहां रूल ऑफ लॉ उन्होंने नहीं देखा था, हालात ख़राब थे। इसलिए लोगों का मानना है कि उनके देश की सेक्युलर पहचान के लिए ये लोग खतरा हो सकते हैं। कई जगह ये भी शिकायत सुनने को मिली है कि प्रवासी समाज में घुलने मिलने की बजाय अपनी पहचान को आगे रखते हैं और इससे पैदा होता है फ्रिक्शन। इसके बलबूते पर दक्षिणपंथी पार्टियां इस्लामीकरण या कल्चरल रिप्लेसमेंट का नैरेटिव देती हैं। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप कल्चर में असिमिलेट नहीं होना चाहते हैं, आप अपना जो कल्चर लेके आए हैं उससे आप हम पर थोप रहे हैं। फिर चौथा बिंदु है पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन बढ़ रहा है। फ्रांस में मरीन ला पेन की पार्टी, इटली में जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी में एएफडी, नीदरलैंड्स में ग्रीट विल्डर्स, ये सब एंटी इमिग्रेशन नैरेटिव फैलाते हैं। इनका वोट परसेंटेज पिछले कुछ बरस में लगातार बढ़ा है। ये पार्टियां इन्हीं मुद्दों को आम जनता बनाम एलीट की लड़ाई बनाकर पेश कर देती हैं। और फिर आखिरी बिंदु है युद्ध से जुड़ा। म्यांमार में लड़ाई चल रही है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, गजा में नरसंहार चल रहा है। इन सब की वजह से भी लोग यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं और इस वजह से वो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। पहले इमिग्रेंट्स पे जाता है, मुस्लिम्स पे जाता है, हिस्पैनिक्स पे जाता है और उसके बाद में अंततः किसी भी भूरी चमड़ी वाली पर ये आरोप चला ही आता है। इंडियंस को भी इसीलिए आप देखिए पहले यूएस में टारगेट किया गया, ऑस्ट्रेलिया में टारगेट किया गया, ब्रिटेन में जो आप देख रहे हैं उसमें भी हम इस बात को लेकर के बहुत सशंकित हैं कि अगर ये पॉलिटिक्स वहाँ पे ज़्यादा आगे जाती है तो आने वाले समय में इंडियंस को भी टारगेट किया जाएगा बाय रेस, बाय जो कलर है हमारी चमड़ी का। इसीलिए इस फिनोमेना को समझना, डिस्कस करना और उस पर एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इन सारे डेवलपमेंट्स को बहुत बारीक नज़र से देख रही है और वो जल्द इस बाबत कदम उठाएगी। ब्रिटेन में हुए प्रदर्शनों का अध्याय यहीं तक। अब हम आपको तुर्की से एक अपडेट दे देते हैं। तुर्की में हज़ारों लोग सड़क पर हैं। ये लोग राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी सीएचपी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसी साल अप्रैल में सीएचपी के एक लीडर अकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी हुई थी। ये मेयर भी रहे थे। अब नया मामला एक अदालत के फैसले से जुड़ा है। असल में अदालत के इस फैसले में सीएचपी की 2023 की कांग्रेस को रद्द कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो सीएचपी के प्रेसिडेंट ओजगुर ओजेल को भी पद से हटना होगा। सीएचपी ने इसे पार्टी को कमजोर करने का एक और तरीका बताया। उनका कहना है कि अदालत अर्दोआन के इशारे पर ये सब कर रही है। अर्दोआन ने पिछले 1 साल से सीएचपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करवाई है। अप्रैल में इस्तांबुल के मेयर रहे अकरम इमामोगलू भी गिरफ्तार हुए थे। वो भी सीएचपी से आते हैं और अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के दावेदार बताए जा रहे थे। इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि फिलहाल सीएचपी के प्रेसिडेंट ओजगुर ओजेल का फैसला नहीं सुनाया गया है। सुनवाई आगे टाल दी गई है। इस पर जो भी अपडेट होगा आगे राजदूत पर आपको मिल जाएगा। आज का राजदूत साजिद ने लिखा था और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।